की थी। आमतौर से एमपी एमएलए वो चीज लाता है जिसके लिए धरना किया जाए, उसका पुतला जलाया जाए, उसको मेमोरेंडम दिया जाए। मैं दावे के साथ से कहता हूं, एक भी मेमोरेंडम हमें नहीं मिला था कि यहां मेडिकल कॉलेज खोले, कि गुमान और कल्पना से बाहर था कि कहीं यहां मेडिकल कॉलेज खोलेगा जिला डिब्रूगढ़ में। आज वहां तीसरा बैच चल रहा है। क्या ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं है? क्योंकि एक अच्छे रहनुमा का, एक अच्छे प्रतिनिधि का ये फर्ज है कि धरने के बाद तो सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो बताए जनता को कि यहाँ किस चीज की पोटेंशियल है, क्या रिसोर्स है, वो लाए। वो लेवेंडर का पोटेंशियल हमने लाया, कोई मांग नहीं थी। मेडिकल कॉलेज यहाँ लाया गया क्योंकि दूर दराज का खिता है। मेरा खुद इस जिले के साथ ताल्लुक है। मैंने खुद ऐसे परिवारों को यहाँ जानता हूँ। बेटियों की एडमिशन हो जाती थी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, नहीं भेजते थे। मेरे अपने कुंबे में ऐसे थे कि कहते थे साहब श्रीनगर जाएगी बच्ची कहाँ ठहरेगी। उस सोच के साथ उस पीड़ा का प्रायश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेज खुला, कि कोई मांग नहीं थी। इन बातों का हम जश्न बनाए। अब सड़कों की बात की, शक्ति जी ने भी की, दिलीप ने की। एक जमाना था डोडा से जब आप भद्रवाह के लिए रवाना हो तो दिल में ये खौफ सताता था कि पीछे बारिश हो जाएगी तो रास्ता बंद हो जाएगा। और बहुत पुरानी बात नहीं है, 2014 की इलेक्शन में लोकसभा में हम यहां बैठे हुए थे, बारिश शुरू हुई, तब ये मेरे ख्याल रवनीक, तब युवा मोर्चा और कुछ और लोग थे। तो मैंने इनको कहा भाई मैं वापस जाता हूं, रास्ता बंद हो जाएगा। ये सब बोले कि नहीं साहब जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने इनकी एक न सुनी और चला गया। जाते ही पीछे पस्सी आई, शाम तक वो पस्सी क्लियर हुई। आज मखमल की तरह सड़क है, 35 किलोमीटर में आप यहां पहुंचते हैं। क्या ये नहीं हुआ? और अगर सड़कों की बात की जाए तो ठीक कहा दिलीप सिंह जी ने, ये जो बन्नी से बसोली का एक नया रास्ता बनेगा, एक नया आयाम होगा, एक नई क्रांति होगी। इसमें छत्तरगढ़ का पहाड़ आता है। अब ये छत्तरगढ़ का पहाड़ भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पैदा होने के बाद नहीं पैदा हुआ, इतना तो आप मानेंगे ना, हमारे मुखालिफ भी मानेंगे। ये सदियों से वहां बसता था, लेकिन सांसद बनने के बाद दिलीप सिंह को मैं देता हूं सलाह, ये पीछे पड़ गए कि इसमें अगर सुरंग बन जाए, और बहुत बड़ा ख्वाब था जिसे कहते हैं एम्बिशियस प्लान, कोई इसको करने को तैयार नहीं। 4000 करोड़ इसका बजट, डीपीआर तैयार हो गया, बीकन्स ने बनाया, बीआरओ ने हाथ खड़े कर दिए, बोले साहब इतना पैसा हमारे पास नहीं है। एनएचएआई के पास गए, गडकरी साहब बड़े मेहरबान थे, डोडा में आए, उनसे मुंह से बुलवाया, लेकिन बाद में दिक्कत क्या आई कि एनएचएआई का था नहीं, था बीआरओ का। अब उसे भारतमाला की जो अगली लिस्ट है उसमें शामिल करने का फैसला किया गया। 4-5 घंटे में आप यहां से डलहौजी पहुंच जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं जैसे दिल्ली में एक डीएनडी यहां भी बनेगा, डोडा टू डलहौजी। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए इतनी बड़ी सुविधा और एक ऑल्टरनेटिव ऑल वेदर रोड 12 महीने चलने वाला। इसी तरह वहां खलैनी से हमारा दूसरा हाईवे उसका चालू हो गया काम। हमने उनसे आग्रह किया पिछले हफ्ते, उन्होंने हमारी बात स्वीकार करते हुए रात को भी काम शुरू कर दिया, डबल शिफ्ट में। खिलैनी, मरमत, गोवा से होता हुआ सुधमादेवी का, और बीच में एक लिंक रोड उसको कोलकाता से भी जोड़ेगी और अंबल भी जोड़ जाएगा। कालजुगार का पहाड़ी जो ये बात कर रहे हैं, चंबा 6 किलोमीटर की सुरंग बनेगी, उस तरफ चंबा है। चाहे जानबूझ करके रास्ता नहीं खोला गया। जब ये सुरंग बन जाएगी तो आप थोड़े ही वक्त में यहां से सीधा भद्रवाह से चंबा पहुंच जाएंगे। फ्लाईओवर बनाए बगैर एक फ्लाईओवर बन जाएगा इस टनल के माध्यम से, उसका भी सीआरएफ में मंजूरी हो चुकी है। ये सारी ऐसी ऐसी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। किसी की ट्रांसफर ना हुई है तो कोई बात नहीं, वो भी करवा देंगे, लेकिन मेहरबानी करके जो बड़ा काम हुआ, अगली नस्ल के लिए काम हुआ। ट्रांसफर तो काम करवाने से सिर्फ दामाद खुश होता है या बहू खुश हो जाती है जो पोसती है ससुर को, लेकिन इससे ये हमारी नस्ल, ये जो सामने खड़ी है जिन्होंने सुबह बाइक रैली निकाली, ये इनकी नजर है, इनके मुस्तकबिल की नजर है। कुछ बड़ी सोच लेकर के हम मोदी जी के आशीर्वाद से अपने आप को लाभार्थी को समझें, बजाय इसके कि अपनी सोची नजरिए से चले। गंढोह में पहला डाकखाना 70 साल के बाद 2 साल पहले बना, और पहली ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये क्यों कर हुआ, इसका सवाल जवाब हम घर जाके सोचें, लेकिन ऐसा हुआ।
डिग्री कॉलेजेस की बारिश लग गई इसी जिला में, मरमत, कास्तीगढ़। अगर हमने वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो वो देखो, वो चश्मदीद गवाह है, डीडीसी के चुनाव में हरा दिया इसको मरमत ने, शक्तिराज परिहार को। लेकिन इन्हीं के आगे पर डिग्री कॉलेज वहां बनाया गया। कि मोदी जी ने हमें सिखाया है जिस चीज की यहां जरूरत है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, वोट मिले कि ना मिले बाद में जनता फैसला करेगी। हमने पिछली गुजरी सरकारों की कुताहियों की भरपाई कर दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अगर अंतर्दय सिखाया कि आखिरी कतार में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंच रहे, उस मंत्र पर चलते हुए अपीजमेंट टू नन, जस्टिस फॉर ऑल, उस मंत्र का पालन करते हुए काम करने का प्रयास किया है। और जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो समझता है, सोशल मीडिया नहीं वोट देता, जिसको जो लाभार्थी है वो वोट देगा, और उसको समझ आ रहा है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि हमने किसी और कंसिडरेशन के बगैर ये काम करने का प्रयास किया है। इसी तरह से जो मोदी जी की स्कीमें आई हैं, जो यहां भी पहुंची हैं, बिना मजहब व मिल्लत के। उस दिन यूपी के चुनाव में मैंने लखनऊ में खड़े होकर के कहा था कि बहुत बड़ा ऐसा तबका है खातून का जो आकर के हमें वोट देगा। आज बोल नहीं सकती, लेकिन उनके मन में है सुरक्षा, सुविधा, सम्मान, तीनों मोदी जी ने दिए। जिनको कभी टॉयलेट नसीब नहीं था, उनको शौचालय बना करके उसके ऊपर इज्जत घर का बोर्ड लगाया। तो पूछा नहीं घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, कि दलित का है कि ठाकुर का है। हमने यहां एक पॉलिटिकल कल्चर बदलने का प्रयास किया है, और इसकी सबसे ज्यादा समझ आने में भी शायद थोड़ा वक्त लग जाए, अगली पीढ़ी को समझ आएगा। लेकिन एक बात का मुझे संतोष भी है और तसल्ली भी। अब हमारे मुखालिफ जो भी कहे दूसरी पार्टियों को, तो कहना ही, आखिर इलेक्शन भी लड़ना है, राजनीति भी करनी है। ये तो कह नहीं सकते कि वाह वाह वाह, तो फिर वाह वाह करेंगे तो हमारे खिलाफ इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। लेकिन बजाहिर वो चाहे हमारी नुक्ताचीनी करें, मन ही मन में हमारे जो लाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसका फायदा भी भरपूर ले रहे हैं। और यकीन जानिए, ये लेवेंडर आ गया, हमारे साथी अभी रो रहे हैं कुछ और बातों को, लेवेंडर का लाभ वो ले जाएंगे जो बाहर से मुखालिफ है और अंदर से फायदा लेंगे। नाशरी का टनल बना बगल में, साहब बना ही नहीं है, तो हमने शुरू किया था। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं बना, वही 1.5 घंटे का सफर बचा करके सबसे पहले गाड़ी इसमें से निकालते हैं। और वो हमारे लिए एक प्रायश्चित है, वो हमारा विंडिकेशन है। यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है, करना है, लाजमी है, दूसरी पार्टी के लोग हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका फायदा भी ले जा रहा है। अब एक्सप्रेस कॉरिडोर बनेगा 6-7 घंटे में दिल्ली, जम्मू, कटरा, और 7 घंटे में डोडा, भद्रवा। तो हमारे ही कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के नेता कहेंगे बेटे तू एक्सप्रेस कॉरिडोर से जाना, बाहर तो मैं गाली दूंगा कि कुछ नहीं बना। यही हमारे लिए शाबाशी है। जिस चीज की जहां जरूरत है, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, जो वर्ग सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उनकी खिदमत करने की कोशिश की गई है। और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना, जहां तक लेवेंडर का ताल्लुक है, ये सिर्फ सौंदर्य का विषय नहीं है, सिर्फ ये खूबसूरती और शबाब व आलम का मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। जैसे भारत भूषण कह रहा था, भारत भूषण ने अपनी जिंदगी की आधी कहानी सुनाई, क्योंकि बार बार हम उसको ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान भर में घुमा रहे हैं, वेबिनार भी करा रहे हैं। तो अब वो अच्छा स्टोरी टेलर बन गया कि कैसे उसमें रोमांच डालना, कैसे ये डालना, कैसे डालना, कैसे मुझे फाके लगे। लेकिन हकीकत यह है कि शुरू में उसको भी बड़ा हचकिचाहट थी कि ये लेवेंडर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। लेकिन मुझे उसकी दाद देता हूं कि थोड़ा सा इसका जो खेत का हिस्सा था जो खाली था, क्योंकि अगर वो मेज की खेती करता था, वहां पे जब हम लगाया और उसको मुनाफा दिखा, तो उसने सारे के सारे खेत में ये लगाया। और आज वो हिंदुस्तान में भद्रवा और इस खित्ते से जन्मा हुआ एक बच्चा लेवेंडर का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। और ये समझने, और भारत भूषण और दूसरे लोगों और दूसरे बच्चों से ये समझने की जरूरत है कि कोई भी सरकार
दुनिया का कोई भी मुल्क क्यों ना हो, कितना तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, हर नौजवान को तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। वो जमाना चला गया जो झूठ बोले इलेक्शन के टाइम सब माफ है जी, बोल दो झूठ, बाद में किसे पूछना है, या चलते फिरते झूठे आश्वासन देते जाइए। आज ये बच्चे साफ कोई से बात करने के आदि हैं और वो तवक्को रखते हैं कि हम इनसे बात करें, यू कन्विंस मी और माई कन्विंस मी। आप बाप बेटे के साथ, बेटा बहस करता है बाप के साथ, वो बाप को कहता है या तू मेरी बात मान जा या मुझे अपनी बात माना। लेकिन एक जिम्मेवार सरकार का ये फर्ज होता है कि वो रोजगार के आयाम, उसके जरिया उपलब्ध कराए, पैदा कराए, और वो करते हुए ये लेवेंडर लाया गया। अफसोस होता है जब सरकारी नौकरी के पीछे 6-6 हजार की एक आरजी नौकरी के पीछे बच्चे अपना वक्त जाया करते हैं धरना जमाए हुए, जब भारत भूषण जैसे बच्चे लाखों रुपया कमा रहे हैं लेवेंडर में से। ये नया स्टार्टअप का कल्चर जिसका ऐलान मोदी जी ने लाल किले से सन 2015 में किया था, अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, के हिंदुस्तान खड़े हो जाओ। और हिंदुस्तान खड़ा होगा जब हिंदुस्तान स्टार्टअप खड़ा होगा। तो कभी कभी इस बात का मलाल होता है कि सारे मुल्क में उस मुहिम ने जोर पकड़ा, लेकिन यहां किसी एक वजूहत थी। अब व्यवस्थाएं बदली हैं 5-6 अगस्त 2019 के बाद। अब यहां वक्त आ गया कि हम उसी गति से आगे बढ़े, और हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा ये फर्ज बनता है, ये जो ओपिनियन लीडर्स है, ये जो मीडिया के साथी हैं, कि हम वो मानसिकता बदलने का प्रयास करें। लेवेंडर तो आ गया लेकिन मानसिकता नहीं बदली, तो फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं आई सी व्हाट द माइंड नोज। अब माइंड नहीं बदल रहा, तो मानसिकता से सरकारी नौकरी निकालनी है अब सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज है। और कोई भी स्टार्टअप कामयाब तब होता है जब उसको रोजगार के साथ जोड़ दिया जाए, उसे सस्टेनेबल बनाया जाए। और जब किसी बच्चे को यह महसूस होगा, और इसी लेवेंडर का काम देखते हुए 2 बच्चे बीटेक किए हुए अपनी कारपोरेट नौकरियां छोड़ करके आए हैं। हमने उनके भी कार्यक्रम कराए जम्मू में। वो कहते हैं साहब हम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंपनी की नौकरी करते थे, बदुआ मजदूरों की तरह। हमने देखा ये भारत भूषण है, ये तो मजा ले रहे, खेतों में गीत भी गा रहे हैं और हमसे 4 गुना कमाई कर रहे हैं। और चूंकि उनके पास टेक्निकल नो हाउ थी, उनमें से एक बच्चे ने कहा कि हमने 6 महीने में अपनी लेवेंडर की कमाई डबल कर दी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, मोदी जी ने कहा था कि डबलिंग फार्मर इनकम 2022 टू 2021 में ही कर दी, ये पिछले साल की बात है। तो जब इसको रोजगार के साथ जोड़ दिया जाए और जब नौजवान को ये समझ आए कि इसमें कितना मुझे मुनाफा है, तो वो इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन उसकी जागरूकता पैदा करने का काम हमने करना है। अगर हम ही उसको कहेंगे नहीं, तू लीडर के घर सुबह चक्कर लगा, एमएलए के सुबह खड़ा हो जाया कर, उसको बोल एक सिगरेट की डिब्बी पे लिख दे कोई नौकरी मिल जाए। वो पुराना जमाना जाता रहा, सिगरेट की डिब्बी पे नौकरियां मिलती थी। आज तो इंटरव्यू भी खत्म हो गए। लीडर अपने बेटे को भी इज्जत याफ्ता नौकरी नहीं दे सकता, पूरा ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन अल्टरनेटिव मोड्स जो हमारे स्टार्टअप्स के हैं वो इतने ल्यूक्रेटिव हैं, इतने आकर्षक हैं, हम उसकी तरफ नजर दौड़ाएं। और अगर बाकी प्रदेशों में ऐसा हो सकता है जैसे मोदी जी ने कहा, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा था कि कई बार ऐसा महसूस होता है। अभी हम 4 दिन पहले चेन्नई में थे और मुझे हैरत हुई, एक नौजवान लड़का, इत्तेफाक से पहले वो विद्यार्थी परिषद में होता था, उसने वहां पर स्नो पार्क खोल डाला। स्नो पार्क का तस्वर के आप उसमें गेट में टिकट लेके घुसिए तो -10 डिग्री टेम्परेचर, जैसे सोनामर्ग, जैसे ऊपर के पहाड़, कोई स्लाइडिंग कर रहा, कोई बच्चे घूम रहे, कोई स्कीइंग कर रहा। वो आर्टिफिशियल ऐसा स्नो उसने बना दिया कि लोग आके 10-10, 20-20 हजार रुपए की फीस लेकर के वहां बच्चे लेकर के घूमते हैं। यही स्टार्टअप है, यही क्रिएटिव इनोवेशन है। जमाना है इनोवेशन का। जितनी इनोवेशन करिए, जितना वक्त लगाइए, उतनी आमदन होगी। लेकिन हमें अपने मन से निकालना है कि 10 से 4 की नौकरी मिल जाए, उसी के बीच में खाने की भी छुट्टी करनी, उसी के बीच में बाजार से सौदा लाने की भी छुट्टी करनी, उसी के बीच में बच्चे की फीस भी जमा करानी और घर में तनख्वाह आ जाए। अगर हमारी तरक्की याफ्ता सोच होगी तो मोदी जी ने ऐसे ऐसे आयाम पैदा किए हैं। हमारा इसरो का डिपार्टमेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी, आज तक बंद था, पिछले साल उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया।
साल भर के अंदर 60 स्टार्टअप है, उनमें से एक बच्चा जम्मू का है, 12 साल का एक सिख परिवार का बच्चा, वो भी स्टार्टअप बच गए। तो मैं ये कहने का मतलब है कि आपके दरवाजे पर, आपकी दहलीज पर ये लेवेंडर आया है, इसका हम फायदा ले सकें कि ना ले सकें ये हमारे ऊपर है। अगर नहीं ले सकेंगे तो दूसरे बच्चे आकर लेंगे। हमने नॉर्थ ईस्ट में एक मुहिम शुरू की थी, वायबिलिटी फंड देगा नए स्टार्टअप को, उसकी जो लागत होगी, और हम भी दे रहे हैं इस महकमे की ओर से सपोर्ट। तो नतीजा ये हुआ कि गुजरात और कर्नाटक से आकर के बच्चे उसका लाभ लेने लगे, क्योंकि कुछ प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप गुजरात में किसी नौजवान से कहिए कि तूने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया, तो वो अपनी तौहीन समझता है। वो समझता है कि इन्होंने मुझे और किसी काबिल ही नहीं समझा, कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। अभी 2 ही महीने पहले हमने एक फंडिंग की है, एक लोन दिया है, डे लाइट हार्वेस्टिंग, आंध्रा के एक ऐसा ग्रुप है, यानी दिन की रोशनी को, सूरज की रोशनी को कैप्चर करना, जैसे एसी की डक्ट में, और उसको अंडरग्राउंड पार्किंग पे ले जाना, वहां भी रोशनी धूप की हो जाए, इस तरह से वो रिफ्लेक्टर लगाएगी। कहने का मतलब कि नए नए आयाम एक एक दिन में खुल रहे हैं, और इसलिए मेरी ये इल्तिजा रहेगी। बहुत ज़्यादा और विषयों पे बात करने की जरूरत नहीं, हालांकि मुझे नहीं मालूम मीडिया वालों की प्यास मैं बुझा पाने में सफल होगा नहीं, क्योंकि वो सोचते हुए मैं कुछ बोलूँ, यासीन मलिक कुछ फलां ने गाली दी ये, लेकिन मुझे आप इतनी आज मोहलत दीजिएगा कि मैं सिर्फ इन बच्चों के साथ मुखातिब हूं, ताकि हम थीमेटिक ढंग से थीम लेकर लेवेंडर की बात कर सकें। जैसे मोदी जी कहते हैं आज आज़ादी का महोत्सव है, 25 साल के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारतवर्ष विश्व पटल पर खड़ा होगा, तो क्यों ना ऐसा हम एक मंसूबा बनाए, योजना बनाए, कि हम भी फख्र के साथ कह सकें कि भारत को विश्व पटल पर लाने के लिए और उसको लाने, वहां तक पहुंचाने में भद्रवाह के लेवेंडर का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा, भूमिका रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है गैदरिंग को एड्रेस किया, और आप देख सकते हैं तस्वीरें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगी कि इस यूथ के लिए बहुत ज़्यादा जोरदार तालियां हों, जिनकी सोच प्रोग्रेसिव है। आई रिप्रेजेंट द वोट ऑफ थैंक्स। मे आई इनवाइट डॉक्टर धीरज व्यास, हेड PSA IIIM। मैं बस एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी किसान भाई और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके लिए कम्युनिटी हॉल में लंच की व्यवस्था की गई है, तो कृपया आप लंच हमारे साथ करके जाइएगा। डॉक्टर व्यास। आप सभी को मेरा प्रणाम। वैसे मंत्री जी के बोलने के बाद कुछ कहने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बोला गया है। मंच पर विराजमान मंत्री महोदय, अतिथिगण, सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब के